कम्युनिस्टों ने पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा कर लिया था सिवाय एक शहर को छोड़कर। जापानी फौजी कोरियन औरतों को एज अ सेक्स स्लेव की तरह यूज करते थे। जो कुछ डेमोक्रेसी नहीं कर पाई वो एक डिक्टेटरशिप ने कर दिखाया था। कोरियन ड्रामास पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इसकी कुछ वजह है। दोस्तों, पिछले 70 सालों में दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाले मुल्कों में से एक है साउथ कोरिया। मगर ठीक 60 साल पहले इस मुल्क पर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का राज था। Stability, security, and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. इकानमी तबाह और सियासत तकसीम शुदा थी। एक ऐसा मुल्क जो कभी जंग से तबाह हाल था, वो आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। आज साउथ कोरिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और जीडीपी पर कैपिटा $30,000 से भी ज्यादा है। दुनिया में टॉप लेवल के एक्सपोर्ट्स और हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कार इंडस्ट्री, साउथ कोरिया हर जगह डोमिनेट कर रहा है। आज साउथ कोरिया के पास दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट्स में छठे नंबर पर, इनोवेशन में छठे नंबर पर और व्हीकल प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया, वो भी पूरी दुनिया में। मगर उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक कल्चरल सुपर पावर है। From K-pop acts blazing a trail into the hearts and charts of the Western world to history-making wins on the international stage, It's really crazy. the global phenomenon that is South Korean pop culture, or Hallyu, shows no signs of letting up. In just 25 years, Hallyu has drawn over 200 million pop culture fans, and global spending on Korean cultural products is set to nearly double to $143 billion by 2030. आज BTS और ब्लैकपिंक पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिट था। पैरासाइट ऑस्कर जीतने वाली पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी। Parasite. It's really crazy. और K-pop और K-ड्रामास पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता था, वो आज कैसे पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। आखिर कैसे साउथ कोरिया एक कल्चरल और इकोनॉमिक सुपर पावर बना, आइए जानते हैं साउथ कोरिया की स्टोरी इस वीडियो में। Security and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. Tsunami falling back to the Han River, United Nations commanders had expected that the Reds would make their stand. Hallyu shows no signs of letting up. In just 25 years, Hallyu has drawn over 200 million pop culture fans, and global spending on Korean cultural products is set to nearly double to $143 billion by 2030. तो कहानी शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से, जब जापान ने कोरिया पर कब्जा कर रखा था और वो एलाइड पावर्स के साथ जंग में था। जापान ने कोरियन लोगों पर बहुत जुल्म और सितम किए और जापानी फौजी कोरियन औरतों के सेक्स स्लेव की तरह यूज करते थे। जापान ने कोरियन कल्चर को भी मिटाने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कोरियन लोगों पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स भी किए। मगर अगस्त 1945 में एटॉमिक हमलों के बाद जापान की कमर टूट जाती है। और 15 अगस्त 1945 को जापान आखिरकार सरेंडर कर देता है और कोरिया आज़ाद हो जाता है जापानी रूल से। मगर बदकिस्मती से कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। नॉर्थ में सोवियत का कंट्रोल आता है और साउथ में यूएस का। एक तरफ कम्युनिस्ट तो दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट, और इन दोनों हिस्सों के दरमियान टेंशन्स बढ़ने लगती है कोल्ड वॉर की वजह से। साल 1948 को यूएन नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस कराने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है, जबकि साउथ कोरिया में इलेक्शंस होते हैं और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की शुरुआत होती है, जबकि प्रेसिडेंट सिगमा का रूल भी शुरू होता है साउथ कोरिया में। General of the Army Douglas MacArthur and Mrs. MacArthur to attend ceremonies formally proclaiming the end of United States military government in Korea and the formation of the free and independent Korean Republic. जबकि अगले महीने नॉर्थ कोरिया भी
एक कम्युनिस्ट स्टेट बन जाता है और किम इल संग इसके लीडर बनते हैं और यूएस की मिलिट्री गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है साउथ में। और साल 1950 में शुरू हो जाती है कोरियन वॉर, जब नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स साउथ कोरिया पर हमला करके साउथ कोरियन ट्रूप्स को पूरी तरह कुचल देते हैं। After 3 years of preparation, the Soviet Union and its North Korean puppets were ready. Troops and military equipment poured down from the north. और इसमें स्टालिन और चाइनीज लीडर माओ जेडोंग ने उनकी भरपूर मदद की। बहुत जल्द तक कि नॉर्थ कोरिया पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा कर लेता, मगर यूएस यहाँ इंटरवीन करता है और कम्युनिस्टों को पीछे धकेलता है। Obstacles, United Nations forces drive on to the 38th parallel, border of North Korea. 3 साल तक ये जंग एक पुश एंड पुल की तरह चलती रही। साउथ कोरिया पूरी तरह तबाह हो चुका था, इसकी इकोनॉमी गिर चुकी थी, लाखों लोग मर चुके थे और शहर मलबे का ढेर थे। साउथ कोरिया की ज़्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर या यूएस एड पर चलती थी। यूएस ने साउथ कोरिया की भरपूर मदद की और उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी ताकि वो ऊपर उठ सके। प्रेसिडेंट सिगमंड री की हुकूमत करप्शन में लुथड़ी हुई थी। साउथ कोरिया के पास कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी और आखिरकार आवाम का गुस्सा लावे की तरफ पट पड़ा जब 1960 के इलेक्शंस में ज़बरदस्त धांधली हुई और आवाम और तलबा सड़कों पर निकल आए और 1960 के अप्रैल इनकलाब में प्रेसिडेंट सिगमंड री को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। Ri said he'd resign and agreed to hold the election again. It seemed like victory for justice in South Korea. 1960 से 61 में एक कमज़ोर सी डेमोक्रेटिक हुकूमत बनी, मगर 1961 में जनरल पार्क चंग ही हुकूमत का तख्ता उलटकर डिक्टेटर बन जाते हैं और यही वो शख्स था जिसने साउथ कोरिया की तकदीर बदल कर रख दी। यही वो वक्त था जब चाइना में माओ जेडोंग की पॉलिसी से लाखों लोग मर रहे थे। Many lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. That vision resulted in the deaths of tens of millions from famine and left almost 90% of the population living in extreme poverty. China remained a very poor and backward country. It was a complete disaster. It led to a famine that killed tens of millions of people. 1961 में जनरल पार्क इक़्तिदार में है तो साउथ कोरिया एक गरीब पॉलिटिकल क्राइसिस में डूबा हुआ मुल्क था। जनरल पार्क ने फैसला कर लिया कि वो तेज़ी से एक इंडस्ट्रियल नेशन बनेंगे। उन्होंने पहला काम किया एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना, मतलब अभी पूरी दुनिया में मेड इन कोरिया ही चलेगा। उन्होंने इंपोर्ट्स पर फोकस छोड़कर एक्सपोर्ट पर फोकस किया, मतलब हम दुनिया से कुछ नहीं लेंगे बल्कि उल्टा पूरी दुनिया को ही अपना सामान बेचेंगे। और अगले 10 सालों में साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट्स $100 मिलियन से बढ़कर $10 बिलियन तक पहुंच गई और एक्सपोर्ट साउथ कोरिया की इकोनॉमी का कोर इंजन बन गई। दूसरा काम था चाइबल्स को मजबूत बनाना। चाइबल्स साउथ कोरिया में बड़े फैमिली बिजनेस होते हैं जैसे सैमसंग, हायोंडाई, एलजी। जैसे पाकिस्तान में 22 रिच फैमिलीज थी अयूब एरिया में, फिर इंडिया में टाटा बिरला ग्रुप्स। साउथ कोरिया ने इन चाइबल्स को टैक्स बेनिफिट, सस्ते लोन्स और फॉरेन कंपटीशन से बचाव दिया और ये चाइबल्स वक्त के साथ मजबूत होते गए। चाइबल्स ने हर फील्ड में अपना किरदार अदा किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फाइनेंस हो, फिर ऑटोमोबाइल्स। उन्होंने साउथ कोरियन इकोनॉमी में अहम किरदार अदा किया और उनके जीडीपी के अहम कंट्रीब्यूटर बने। 1960s में साउथ कोरिया की जितनी भी तरक्की हुई उनमें इन चाइबल्स का बड़ा हाथ था और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने उन्हें और मजबूत बनाया ताकि वो साउथ कोरिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। तीसरा था 5 ईयर्स इकोनॉमिक प्लान्स बनाना, 5 साल मंसूबे बनाना और हर 5 साल के लिए स्पेसिफिक टारगेट सेट करना इकोनॉमी के लिए। जैसे पहले 5 सालों में लाइट इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल्स पर फोकस किया गया जिससे उसकी इंडस्ट्रीज तेज़ी से आगे बढ़ी और 1970s और 80s में हैवी इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया जिससे साउथ कोरियन इकोनॉमी को और रफ्तार मिली। इसके साथ साउथ कोरिया ने अपने एजुकेशन पर बहुत फोकस किया क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन। साउथ कोरिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा किया जैसे सोल बुसान एक्सप्रेसवे जिससे सफ़र तेज़ी से होता है। अब ट्रांसपोर्ट तेज़ी से होती और लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम आता है। इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए शिप बिल्डिंग और स्टील प्रोडक्शन के लिए जिससे ग्रोथ आसान हुआ। इसके साथ अपने मॉडर्न पोर्ट्स डेवलप किए ताकि गुड्स शिप के ज़रिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सके। इसके साथ हाईवेज़ और रेलवेज़ का एक पूरा जाल बिछाया गया। साउथ कोरिया ने पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और फिर इसकी इकानमी इन्हीं रास्तों पर चलकर दुनिया तक पहुंची। 5वां, फाइनेंशियल कंट्रोल। जनरल पार्क ने बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। पैसा कहाँ जाएगा ये हुकूमत तय करती। हुकूमत ने इन चाइबल्स को सस्ते लोन्स दिए जिससे वो ग्रोथ मशीन बने। उन्हें लो इंटरेस्ट पर लोन दिए गए और इसी तरह साउथ कोरियन हुकूमत ने अपने पैसा सही जगह पर इस्तेमाल किया। छठा, एजुकेशन और वर्कफोर्स।
हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर को बनाना ताकि इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल सके। और सातवां, फॉरेन रिलेशंस। जनरल पार्क ने जापान और अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड लिए और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल किया, और कुछ ही सालों में साउथ कोरिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन गई। मगर 1979 में जनरल पार्क को एलिमिनेट कर दिया जाता है और एक नई सरकार बनती है। मगर जनरल पार्क अपना काम कर चुके थे और साउथ कोरिया की इकोनॉमी ट्रैक पर आ चुकी थी और लोग भी अमीर हो रहे थे और साउथ कोरिया भी। 1980s में साउथ कोरियन हुकूमत ने अपना पूरा फोकस डाला इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। हुकूमत और कंपनीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ाए। स्मार्टफोन से लेकर सेमीकंडक्टर्स सब साउथ कोरिया में तैयार होने लगे और सैमसंग, हुंडई, एलजी अब ग्लोबल ब्रांड्स बनने लगे। 1980s के आखिर तक मिलिट्री रोल खत्म हुआ और डेमोक्रेसी उभरने लगी थी। 1988 के समर ओलंपिक्स सोल में हुए जिससे टूरिज्म को और बूस्ट मिला और इससे इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी। United Nations forces drive on to the 38th parallel, border of North Korea. साउथ कोरिया 1990s में वर्ल्ड लीडर बन रहा था। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने इसकी इकोनॉमी को बुरी तरह हिट किया जब बैंक्स बैंकरप्ट होने लगी, करेंसीज गिरने लगी और कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी। Markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. साउथ कोरिया के इंचाइबल्स ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था जो वो वापस नहीं कर पा रहे थे। साउथ कोरिया डिफ़ॉल्ट होने वाला था मगर IMF से लोन मिला और IMF के शराइत यानी कंडीशंस पर साउथ कोरिया ने सख्त रिफॉर्म्स किए फाइनेंशियली और चाइबल्स में। मार्केट को लिबरलाइज किया गया ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ आ सके और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, और कुछ ही सालों में साउथ कोरिया दोबारा उभरने लगा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मगर 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद साउथ कोरिया ने अपनी फिल्म, आर्ट, ड्रामाज और मीडिया इंडस्ट्री में हेवीली इन्वेस्ट किया, जिसे कहा जाता है हेल्यू यानी कोरियन वेव, जब कोरिया कल्चरल सुपर पावर बनने की राह पर गामजन हुआ। साउथ कोरिया ने अपनी म्यूज़िक, फिल्म्स, ड्रामाज, के पॉप सब में हेवीली इन्वेस्ट किया और इसे पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया। बड़ी कंपनीज जैसे SM, YG ने अपने आर्टिस्ट को सालों तक ट्रेन किया ताकि एक बेहतरीन कंटेंट दिया जा सके दुनिया में। साउथ कोरिया ने टिकटॉक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स को इस्तेमाल किया ताकि पूरी दुनिया को अपने कंटेंट और के पॉप और के ड्रामा से इन्फ्लुएंस किया जा सके। साउथ कोरिया ने अपने कल्चरल एक्सपोर्ट से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाई। अकेले BTS और ब्लैकपिंक ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करते हैं। साउथ कोरिया ने बंदूक से नहीं बल्कि अपनी म्यूज़िक, मूवीज़, आर्ट और अपनी लाइफस्टाइल से ही दुनिया जीत ली है। साउथ कोरियन ड्रामाज और मूवीज़ पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी यूनिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की वजह से, जैसे पैरासाइट मूवी जिसमें साउथ कोरिया की एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, गुर्बत और बेरोजगारी को दिखाया जाता है जिससे पूरी दुनिया के लोग रेजोनेट कर पाए। मगर साउथ कोरियन मूवीज़ और ड्रामाज पूरी दुनिया में आखिर क्यों मशहूर है? पहली वजह है रियलिस्टिक और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग जिससे लोग रेजोनेट कर पाए। दूसरी वजह है कि इसमें मुख्तलिफ किरदार दिखाए जाते हैं, कभी जंगजू, कभी जर्नलिस्ट तो कभी बिजनेसमैन। कोरियन ड्रामा जैसे स्क्विड गेम पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया के लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि कोरिया ने अपने कंटेंट को एज एन इकोनॉमिक एसेट की तरह यूज़ किया और इससे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ और इससे कोरियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए। तो ये थी साउथ कोरिया की पूरी कहानी कि कैसे आखिर साउथ कोरिया एक कल्चरल और इकोनॉमिक सुपर पावर बना। उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आ गई होगी। शुक्रिया। Intensifying showdown with North Korea. The North Koreans are in no mood to talk. They're in the mood of testing and blowing things up. Regime in Pyongyang. Nuclear testing is a big deal. Another nuclear test at any time. The missile the North Koreans launched is something the U.S. has never seen before. Kim's stockpile of nuclear weapons capable of hitting the continental United States. Not communists had finally launched their undeclared all-out war of conquest. After 3 years of preparation, the Soviet Union and its North Korean puppets were ready. Troops and military equipment poured down from the north. Heavy falling